वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखेगा स्टूडेंट। वर्क फंक्शन of the metal. The minimum energy required to make an electron free from the metal is called work function. फ्री फ्रॉम द मेटल में कनेक्शन है कि बिल्कुल जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे आने के लिए, समझ गए। एक और पॉइंट लिखिएगा, different metal having different value of work function. Different metal having different value of work function. Comma, it is a constant for a given metal. It is a constant for a given metal. एक और पॉइंट, more electropositive metal having the less value of work function. More electropositive metal having the less value of work function. More electropositive metal having the less value of work function. तो स्टूडेंट यहाँ पे समझने वाला बात आपको ये है कि एक्चुअल में मोर इलेक्ट्रो, ये क्या था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जिसका इलेक्ट्रोपोजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, ये राइट। दिस इज द रीजन कि अल्कली मेटल का वर्क फंक्शन कम रहेगा, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन सब में सबसे कम वर्क फंक्शन क्या रहे, किसका रहेगा? यस, तो एक्चुअली ये है 2s1, 3s1 लास्ट सब सेल, राइट, 4s1, 5s1 और ये हो जाएगा, फ्रांसियम को हटा दिया, वो रेडियो एक्टिव है इसलिए, राइट। इसका मतलब वर्क फंक्शन का ऑर्डर हो जाएगा लिथियम ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन पोटेशियम, ग्रेटर देन रुबिडियम, ग्रेटर देन सीजियम, ये राइट। ये वर्क फंक्शन का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। और नोट करके लिख लीजिएगा, ये हो सकता है कि 1 मार्क्स का आ जाए क्वेश्चन। मिनिमम वर्क फंक्शन होता है सीजियम का, जितना भी मेटल है उसमें सबसे कम किसका रहेगा, देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऐसे लिखेगा, सीजियम हैविंग मिनिमम वर्क फंक्शन। जितने भी मेटल हम लोग सिलेबस में है उसमें सबसे कम किसका रहेगा, सीजियम का रहेगा, करेक्ट।
सिर्फ इसी ग्रुप में नहीं, पूरे मेटल के बीच में मैं बोला हूँ। हाँ बोलिए। देखिए नॉन मेटल में जनरली तो मोस्ट ऑफ द गैस है, राइट। और आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़ रहे हैं उस जनरली मेटल के लिए पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्या इलेक्ट्रॉन आउट करने के लिए आउट कर सकते हैं, बट जनरली देखते होंगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर कोवलेंट बॉन्ड में ही सिर्फ देखते हैं, वो भी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, राइट। एनीवे, सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो इतना जो पिछले क्लास में स्टोरी बनाए थे उस स्टोरी के बेसिस पे तो यही हो जाएगा, फॉर ए गिवन मेटल। तो जैसे ही मैंने मेटल को फिक्स कर दिया एवरीवन फॉर ए गिवन मेटल, तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्क फंक्शन को फिक्स कर दे रहा हूँ, राइट। तो फॉर ए गिवन मेटल एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, सही है। फोटोन का मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा होना पड़ेगा, करेक्ट ना। और एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, यानी कि न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/h। ये ऑलरेडी हम लोग 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, राइट। तो भाई यहाँ से मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन क्या चाहिए, कोई पूछेगा मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए, पहले इसी का बात कर लेते हैं यहाँ से। बट द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन जस्ट ओनली फॉर इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, सर इट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, राइट। A minimum frequency of photon which are responsible for ejection of photoelectron from a given metal, sir 5/h, is it right। वर्क फंक्शन को कहीं कहीं पे W से भी दिखाते हैं। और जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग नाम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट, तो सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। यहाँ तक आ जाइए। और इसी का मैं एक नाम दे रहा हूँ म्यू नॉट, समझ गए। इसका मतलब है, इसका एक मैंने नाम दे दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है या इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर ए गिवन मेटल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इज इट कंपलसरी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगा। सर जब वर्क फंक्शन ही अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, इज इट राइट। और जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा रहेगा उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी बड़ा रहेगा, करेक्ट ना।
ये तो यहाँ से ही पता चल रहा है। जिस मेटल का वर्क फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जिस मेटल का वर्क फंक्शन का वैल्यू कम उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, कम रहेगा। करेक्ट, लिख लीजिए। तो एक नीचे नोट कर लीजिए, हालांकि ये सब तो बात यहाँ से पता चल गया, फिर भी लिख लेना चाहिए। फॉर डिफरेंट मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आर हैविंग डिफरेंट वैल्यू। फॉर डिफरेंट मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हैविंग डिफरेंट वैल्यू। ठीक है ना? हाँ हाँ, फ्रीक्वेंसी तो फोटोन का ही है, बट हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इस गिवन मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इसका मतलब होता है कि मेटल का फ्रीक्वेंसी नहीं है, फोटोन का ही, बट उस मेटल से इलेक्ट्रॉन आउट करने के लिए। करेक्ट। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या ये लिख सकते हैं? म्यू नोट को मैंने अब आज के बाद पूरे सेशन में फोटो इलेक्ट्रिक क्या म्यू नोट में मानूंगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? बोल सकते हैं? चलिए, किसके लिए? फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। आप लोग टर्म एग्जाम के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सिलेबस अगर एक बार मुझे पता हो गया तो मैं अपने आप को और सारे टीम को बिल्कुल बहुत स्मूथली और बहुत कंफर्टेबली, बस जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लगाता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास का रिक्वायरमेंट है नहीं, बट फिर भी देखते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत वास्ट है। बाकी किसी चीज़ में टेंशन नहीं होता है, ऑर्गेनिक में थोड़ा सा डेली अगर 1 आवर भी 3 to 4 क्लास ले लें, 3 to 4 ऐसा टाइम पे क्लास लोगे जिसमें आपका स्कूल का एक्टिविटी भी हैम्पर नहीं होगा। 3 to 4 तो कंफर्टेबल है, 1 आवर पता भी नहीं चलेगा, और ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग है, बोर भी नहीं कीजिएगा 3 to 4 में, राइट? दो सेक्शन में ऑर्गेनिक रिएक्शन को बांटकर लेकिन 1% भी कहीं पे लॉस नहीं होगा, बट 2 सेक्शन में बांटकर पढ़ा देंगे। ठीक है? मैकेनिज्म तक एक दूसरे से रिलेटेड रहता है स्टूडेंट, मैकेनिज्म तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दूसरे से बहुत भिगरसली रिलेटेड रहता है। रेजोनेंस नहीं समझ में आएगा तो हाइपरकुंस नहीं समझ में आएगा। आफ्टर रिएक्शन मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन को उठाकर पढ़ा सकते हैं, कोई रिलेशन नहीं है। हर रिएक्शन दूसरे रिएक्शन से डिफरेंट है। ठीक है? हर रिएक्शन का अपना अलग नेचर है, इसलिए रिएक्शन में तो बिल्कुल कंफर्टेबली जो भी बोलिएगा, सर हाइड्रोकार्बन न पढ़ा के पहले ही पढ़ा दीजिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट उसमें एक चीज़ रहता है कि हाइड्रोकार्बन तक में बहुत सारी बातें देना पड़ता है, इसलिए हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट पहले कवर करूँगा, अल्केन अल्किन अल्काइन। करेक्ट? तब हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा लेंगे। करेक्ट ना? होगा? और आप लोग को ये भी नहीं सोचना है कि हाइड्रोकार्बन तो टर्म के एग्जाम में नहीं है, प्लीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड है, ये सब मत सोचिए। वो सिलेबस मेरे माइंड में है, बट फिर भी थोड़ा सा आपको दिमाग से निकालना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन बताएगा ही नहीं, तो उस पर एफर्ट क्यों लगाए। तो जब आप कन्वर्सन वगैरह देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि अलग था या सेम था। चलिए, यहाँ तक तो हो गया ना। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, इफ न्यू लेस देन न्यू नॉट, क्या इजेक्शन होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का? नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है फॉर दिस, यहाँ देखना है, फॉर दिस कंडीशन इफ फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस है? सर नो इंपॉर्टेंस, राइट? हाउ मच द इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
कितना भी आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे एक दिन आप कुछ में से कुछ बोल रहे थे सर व्हाट द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि यहाँ से लाइट आ रहा है, लाइट का एनर्जी, राइट, और मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में टोटल एनर्जी ई आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का सरफेस एरिया ए है, तो टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम इनटू टोटल एरिया, इसको पढ़िए तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करेक्ट। उसको कहीं पे बॉक्स में लिख लीजिए। एनीवे मतलब पूरे इवेंट का मैं बात कर दिया, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर दिस कंडीशन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी, सोर्स का फ्रीक्वेंसी जहाँ से फोटोन आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम है तो आप उसका कितना भी बल्ब लगा लीजिए, कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू कब होगा, जब फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अब फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन इज इट बल्क फेनोमेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोकस करता है, राइट। एक साथ ग्रुप बना के इलेक्ट्रॉन आउट होता है, या वन फोटोन ऑलवेज कोलाइड विथ वन इलेक्ट्रॉन, तो उसको तो वन फोटोन से मतलब है, राइट। अब नेक्स्ट, इफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन व्हाट द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ देखिएगा इस केस में पॉइंट बना कर ये लिखेंगे, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट इफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उस टाइम पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या रोल रहेगा, उस टाइम पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रोल ये रहेगा, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट कि मेटल मेरा सेम है, समझ गए, पिछले क्लास में बता रहे थे, और मान लेते हैं कि इस मेटल के सरफेस पे 1000 फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है, गिर रहा है, आ रहा है, और 1000 फोटोन से 200 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो अगर 2000 पर सेकेंड बढ़ा दें तो मोटा मोटी हम लोग बोलेंगे कि जस्ट डबल हो जाएगा, 200 पर इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड से 400 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हो जाएगा, राइट। और सर्किट में अगर चार्ज पार्टिकल, चार्ज का फ्लो जस्ट डबल कर दीजिएगा सेम टाइम में, तो करंट डबल हो जाएगा, राइट। दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस जिसको हम लोग आगे बताएंगे, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट। अभी ये तो राइट टाइम नहीं है, बट इतना तो समझ में आ गया कि इफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इंटेंसिटी का रोल क्या रहेगा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इफ फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देर इज नो एनी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट intensity responsible for ejection of electron? Intensity of light does not responsible for ejection of photoelectron. ये फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करता है, तो फिर इसका रोल क्या है, ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड के लिए रिस्पॉन्सिबल, राइट। लेकिन तब इसका मतलब है इफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन intensity of light responsible for number of photoelectron ejected per unit time।
imply intensity of light increases number of photoelectron ejected increases। समझ गए? लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट किस कंडीशन के लिए है? फॉर दिस कंडीशन, करेक्ट ना? अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब सर्किट में चार्ज पार्टिकल का फ्लो ज़्यादा, मतलब अल्टीमेटली सर्किट में करंट ज़्यादा, करेक्ट ना? इसमें एक और इसी में कॉमा देकर बोला मिला लीजिए। इट मीन्स इन द सर्किट flow of charge particle, it means in the circuit flow of charge particle per unit time increases। It means number of charge flow of charge particle in the circuit per unit time increases। Ultimately current in the circuit increases। Ultimately current in the circuit increases। ठीक है ना? इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रोल इंपॉर्टेंट होगा, बट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और कम करने के लिए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और कम का बात तब होगा ना जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो गया। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट केस ध्यान से देखिएगा। if photon greater than if energy of photon greater than work function, if energy of photon greater than work function, तो चाहिए था मिनिमम एनर्जी तो इतना के बराबर चाहिए था, लेकिन फोटोन ने एक्स्ट्रा एनर्जी कितना सप्लाई कर दिया? इतना ही एक्स्ट्रा रहेगा ना, एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई बाय फोटोन विथ रिस्पेक्ट टू वर्क फंक्शन। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगा स्टूडेंट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? के मैक्स, काइनेटिक एनर्जी या के मैक्स, बिकॉज फोटोन का काइनेटिक एनर्जी 0 से के मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट? इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस, आप लोग समझ गए ना कि दोबारा वो सब सारा स्टोरी सुनाना पड़ेगा, अब उतना टाइम नहीं है, वो बात हम लोग वहाँ पे माहौल बना चुके थे। तो जो बचेगा वो क्या रहेगा? दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर ए गिवन मेटल, राइट? दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर गिवन मेटल फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? दिस इज द maximum kinetic energy of photoelectron it is for those electron which does not collide with any lattice
ड्यूरिंग एस्केप फ्रॉम द मेटल। समझ गए? हाँ, लैटिस का मीनिंग है कि कहीं कहीं पे मेटल का भी अपना रहने का एक जगह होता है। समझ गए? कुछ ऐसे से कैसे होता है, एफसीसी बीसीसी, राइट? थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे सॉलिड स्टेट में। वहाँ पे जो मेटल बैठा रहता है तो निकलने के टाइम पे हो सकता है इसी से कोलाइड कर जाए, तो उसी को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है? और आप घबराते क्या हैं, वही तो चलने वाला है सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट बहुत बढ़िया से पढ़ा दूंगा, घबराइए बिल्कुल नहीं। इन सॉलिड स्टेट में एक जो टर्म है ना, तो पी जो सेमी कंडक्टर में पढ़ाया जाएगा, लाइक पीएन जंक्शन या जो भी रहता है ना, एंड गेट और गेट जो भी है, तो केमिस्ट्री का पार्ट तक सॉलिड और उसके बाद बाकी रहता है जैसे कुछ कुछ चीज़ है ना डोपिंग वगैरह का, तो सेमी कंडक्टर में टीचर लोग पढ़ाते हैं। एनीवे, बट मैं जो सेक्शन कवर करूँगा तो केमिस्ट्री में उतना से ही आएगा, द केमिस्ट्री के लिए मैं मच मोर पढ़ा लूँगा। ठीक है? चलिए, अब यहाँ से ये इक्वेशन तो क्लास 11th में आप लोग नहीं देखे थे, बिल्कुल मिला होगा। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ के बीच में रहता है? इज इट ऑल इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विथ केमैक्स? सारा इलेक्ट्रॉन लके से इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, करेक्ट ना? तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक क्या होता है, तो क्या बोलना है? 0 से के मैक्स। कोई पूछेगा के मैक्स, तो ये यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इक्वेशन फॉर बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन या दिस इज द इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन? भाई एक फोटोन का बात कर रहे थे, एक फोटोन तो 1 इलेक्ट्रॉन से ही कोलाइड करेगा, राइट? तो दिस इज द इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट? इस इक्वेशन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या रोल? सर एक फोटोन भेजना था, रोल है, थोड़ा तो लाइट भेजना पड़ेगा, जीरो थोड़ा तो लाइट भेजना पड़ेगा जिससे कि एटलीस्ट फोटोन जा सके। स्विच ऑन ही नहीं किया ट्यूबलाइट का, बल्ब का, तो फोटोन जाएगा कहाँ से? रोल है, बट ये नहीं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही रिस्पॉन्सिबल है, इसमें एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिस्पॉन्सिबल है, राइट? क्योंकि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। दिस इज द इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट? एक कम 10 बार बोल चुके हैं, अब तो शायद आप लोग नहीं भूलिएगा। कोई पूछेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या बोलना है? क्या मैक्स? 0 से के मैक्स, ओके। चलिए स्टूडेंट, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5/h, देन 5 इक्वल टू h न्यू नॉट, राइट? इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर एक ही बात है, राइट? चलिए यहाँ तक आइए। हो गया? बोले तो फोटोन को इजेक्ट होने के लिए इक्वलिटी यही चाहिए था, इनइक्वलिटी।
क्या यहाँ से इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन? इसी को ऐसे लिख सकते हैं? तो यहाँ से लैम्डा का मिनिमम वैल्यू मिलेगा या मैक्सिमम? यहाँ से फ्रीक्वेंसी का तो मिनिमम वैल्यू मिला था, राइट? जिसको हम लोग नाम क्या देते थे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही न्यू नॉट बोले थे, इसको 5/h। तो भाई ये तो सिंपल सा बात है कि सर अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम रहेगा तो उसी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लैम्डा मैक्सिमम रहेगा, राइट? बट जनरली किसी किसी स्टूडेंट के माइंड में बैठ जाता है कि थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम वैल्यू, थ्रेशोल्ड का मतलब कट ऑफ होता है, राइट? कट ऑफ का मतलब, कट ऑफ दो टाइप हो सकता है ना, मैक्सिमम कट ऑफ या मिनिमम कट ऑफ, राइट? इसका मतलब यहाँ से लैम्डा मैक्स क्या रहेगा, व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा विच आर रिस्पॉन्स, एक मिनट रुकना है, व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, दिस इज द लैम्डा मैक्स, राइट? तो जिसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मिनिमम उसी के करस्पॉन्डिंग लैम्डा क्या रहेगा, मैक्सिमम। इसका मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मिनिमम वेवलेंथ या इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ? मैक्सिमम वेवलेंथ स्टूडेंट, ठीक है? देखिए मैं कहीं पर मिस्टेक तो नहीं किया हूँ, HC/5 ठीक है ना? और सबसे बढ़िया बात क्या है कि HC का वैल्यू 1242 EV है ना, और 5 का वैल्यू EV में रहेगा तो EV भी कैंसिल होकर NM बच जाएगा, डायमेंशनली भी करेक्ट है। इसी को मैं लैम्डा नॉट बोल रहा हूँ, HC/5, करेक्ट ना? तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, HC/लैम्डा नॉट, करेक्ट? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ is the maximum wavelength, is the maximum value of wavelength which are responsible for ejection of फोटो इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिएगा। हो गया ना? इसका मतलब है कि लैम्डा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन लैम्डा नॉट रहेगा तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा? इसका मतलब लैम्डा के टर्म में फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने के लिए लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, राइट? एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रुक जाइए, मैं हट जाऊंगा यहाँ से, लिख लीजिए। इसको हटाया जाए।
चलिए, फॉर ए गिवन मेटल, तो गिवन मेटल बोलते ही फाई को फिक्स हो गया, तो नहीं लगता कि एक काम करेगा बाई का और एक काम करेगा एक्स का और एक काम करेगा एम का। तो फॉर ए गिवन मेटल इट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव अगर एच सी बराबर मिलेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट, इज इट इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए? के एम एक्स के लिए तो सिंगल फोटोन चाहिए ना, उसमें इंटेंसिटी का तो बात है नहीं, राइट। इसका मतलब के एम एक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर ए गिवन मेटर, नॉट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। करेक्ट। तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं? और इसमें स्लोप का वैल्यू कितना रहेगा? प्लैंक कांस्टेंट के बराबर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? के एम एक्स 0, तो म्यू का वैल्यू 5/h। यहाँ जो म्यू मिलेगा, आप ध्यान से देखिएगा, यही तो म्यू नोट है। यहाँ जो वैल्यू मिला वो 5/h मिला, और 5/h क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। और यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी 0 तो के एम एक्स -5। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होता है क्या? इसका मतलब जिसको डैश डैश कर दिया वो ग्राफ मेरे काम का है, वहाँ तक ग्राफ का एक्स्ट्रा प्लॉटिंग होगा? नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए था। इसका मतलब रियल में ग्राफ ये है, राइट। और इस जोन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इवेंट स्टार्ट होगा क्या? जब फोटो इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं हो रहा है तो केमेक्स किसका देखेंगे, राइट। तो यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी है इस जोन का, वो फ्रीक्वेंसी है लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं होगा, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे। करेक्ट। मतलब इवेंट ही स्टार्ट नहीं हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। समझ रहे हैं सब लोग, एवरीवन? इसमें भी कुछ क्रैश कोर्स के बच्चे हैं? क्लास 12 को तब सारे स्टूडेंट को रहना चाहिए। अब तो टर्म एग्जाम का भी डेट निकल गया, अभी भी अगर क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो वीडियो फॉलो करने से काम नहीं चलेगा। तो किसका वर्सेस किसका ग्राफ था? के एम एक्स वर्सेज फाई का, राइट। तो पूरा ग्राफ ड्रॉ करना है या यहाँ से ड्रॉ करना है? रफ में वो काम कीजिएगा, बट ग्राफ ये है, राइट। एक इनका क्वेश्चन था, यहाँ देखिए, के एम एक्स इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा -5, 1/λ वर्सेस के एम एक्स का ग्राफ कैसा होगा? अगेन स्ट्रेट लाइन, राइट। अब मुझे लगता है इसमें स्लोप यस, तो जनरली एक माइंड में बैठ जाता है कि स्लोप का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, बट डिपेंड करता है कि किसका वर्सेस किसका है, राइट। तो यहाँ पे के एम एक्स वर्सेस 1/λ का है, तब स्लोप का काम करेगा एच सी। समझ गए? और यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए तो, मुझे लगता है यहाँ पे यस 1/λ नोट मिलेगा।
के मैक्स वर्सेस लैम्डा का ग्राफ क्या होगा? यस, हाइपरबोलिक। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर? लैम्डा नोट से स्टार्ट। हाइपरबोलिक रहेगा लेकिन लैम्डा नोट तक ही जाएगा, राइट? नहीं, के मैक्स का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, बट ये पता है कि इसका हाइपरबोलिक में लैम्डा बढ़ाते बढ़ाते आप लैम्डा नोट से तक ही जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते हैं। हाइपरबोलिक का तो आइडिया है। तो मुझे लगता है ग्राफ का नेचर ऐसा होना चाहिए, नहीं? चलिए, तो इसमें इस टाइप का ग्राफ रहेगा, बहुत आसान सा ग्राफ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको हटाया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोस्टेट में सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, राइट? एक मिनट, हाँ शुभांकर, किसका वर्सेस किसका था? हर एक चीज़ टीचर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए ना, कुछ अपने भी दिमाग लगाइए। y इक्वल टू 2/x - 3 बोलूँगा। y इक्वल टू, बोलिए, 2/x - 3 ये कैसा इक्वेशन है? नहीं तक हाइपरबोला का इक्वेशन है। इट इज़ काइंड ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का शेप कैसा होता है इसमें? फिर मैं एक बार बस बोल दिया कि देख लीजिए, वो लैम्डा नीचे है, राइट? दो टाइप लैम्डा में दो ग्राफ ड्रॉ किया, के मैक्स वर्सेज 1/λ, राइट? एक बोल दिया के मैक्स वर्सेज लैम्डा, दोनों सेम बात था या अलग अलग बात था? सेम था। लैम्डा और 1/λ एक ही बात है। लैम्डा अलग है, वन नहीं, कोई बात नहीं है। लैम्डा कोई बात नहीं। लैम्डा, देखिए मेरे बोलने के टोन पे मत जाइए, मेरा बोलने का तरीका ही टोन ही है। मतलब पढ़ाने का एक होता है शैली, ऐसे बन गया है। तो एक्चुअली लैम्डा अलग हो जाएगा, 1/λ अलग हो जाएगा, राइट? होता है 1/λ वर्स के मैक्स वर्सेस 1/λ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बट वही के मैक्स वर्सेस लैम्डा हाइपरबोलिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, मेरा क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रोस्टेट में व्हेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, सही है? इसका मतलब है कि जब दो प्लेट है, इसको 2 मिनट में कवर कर लूँगा। इसका थोड़ा सा मुझे रिक्वायरमेंट होगा, जब अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप तैयार नहीं किए हैं। दो प्लेट है, हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल का, इन दोनों प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए एकदम चार्ज रेस्ट में है, इस पे जिसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मोटा मोटी ऐसा होना चाहिए, राइट? वेरी गुड। और यहाँ पे अगर किसी निगेट, यहाँ से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्या खुद से यहाँ से यहाँ जाएगा? रिलीज करते हैं इस प्लेट पे, रिलीज क्यों नहीं जाएगा? सर फोर्स इस पर जब सोचेंगे तो -E × E करना पड़ेगा, राइट? तो फोर्स तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, तो रिलीज कर देंगे विदाउट गिविंग स्पीड, तो इसी प्लेट पे बैठा रहेगा, जाएगा ही नहीं, राइट? लेकिन यहाँ से अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो जा सकता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वो केस एक्सेलरेशन का रहेगा या रिटार्डेशन का? सर वेलोसिटी इधर रहेगा और फोर्स इधर लगता रहेगा, तो एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, तो दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, राइट? दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, राइट?
और मैंने आपको टारगेट दिया कि स्टूडेंट यहाँ इस ए है प्लेट ए है प्लेट बी, तो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम नहीं, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड सो दैट इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। एक मिनट, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, समटाइम्स हम लोग के हाथ में स्पीड नहीं है, स्पीड किसी और के कमांड में है, स्पीड किसी और के कमांड में है। लेट अस सपोज हम लोग के हाथ में सिर्फ बैटरी दे दिया गया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कम और ज़्यादा करने का सोर्स, पावर सोर्स, राइट। स्पीड हम लोग नहीं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तब इलेक्ट्रॉन को जस्ट इस प्लेट पे टच करने से जस्ट पहले फ्रीज कर देना है, तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते रहेंगे? थोड़ा ज़्यादा करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ देखिए एवरीवन, इतना तो समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन अगर हायर प्लेट से लोअर प्लेट की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का रिटार्डेशन होगा। बस इतना समझने से मैं आगे का थ्योरी बढ़ा पाऊंगा। अब मान लीजिए कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में नहीं हैं, इस प्लेट का नाम वी ए है, इस प्लेट का नाम बी है, ए हायर पोटेंशियल है, ए लोअर पोटेंशियल है। इस इलेक्ट्रॉन को यू स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं, स्पीड को मैंने फिक्स कर दिया। लिखिए, फाइंड आउट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड आउट द, यस क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस so that electron just reaches at plate B, so that electron just reaches at plate B for given speed u, for given speed u. Find out the minimum potential difference between plate A and B so that electron just reaches at plate B। जस्ट रिचेज का मतलब इसको टच करने से पहले फ्रीज हो जाए, ये मतलब है जस्ट रिचेज का, करेक्ट। अब बोलेंगे नहीं, डाउट पूछ के चुप हो जाते हैं, बच्चों का तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये कुछ ऐसा है कि सर और चल दिए, जब डाउट रहेगा तो मैं क्लियर करने के बाद जब पूछूंगा तो हाँ ना एटलीस्ट बोल दीजिएगा, नहीं तो उससे मेरा स्पीड इफेक्ट हो जाता है। ये समझ में आ गया। लेकिन फॉर ए गिवन स्पीड ऑफ यू, मैंने यू को दे दिया हूँ, इस स्पीड के लिए इसके बीच में मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, किस कंडीशन के लिए, सो दैट इलेक्ट्रॉन बीच रास्ते में नहीं रुके, जस्ट इस प्लेट को टच करने से पहले रुक जाए। तो सर सबसे बढ़िया है अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो पता है कि दिस द केस ऑफ रिटार्डेशन, राइट। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं नीलांजन, क्योंकि कोई भी डिसिपेटिव और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो फोर्स है वो है फील्ड फोर्स, एंड फील्ड फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, वो तो रहना ही चाहिए। जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रहेगा वहाँ पे पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट वैलिड है। कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन प्लेट ए एंड बी। ओके तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सर के ए अब प्लस यू ए इक्वल टू के बी अब प्लस यू बी, राइट, लिख सकते हैं। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, तो के बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के ए
अब प्लस यू ए माइनस यू बी, और यहाँ पे के बी का वैल्यू, के बी का वैल्यू कितना लीजिएगा, 0। डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे के बी का वैल्यू अगर 0 रहेगा, ठीक है, तो के ए अब प्लस के ए इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, और यू बी के लिए क्या लिखेंगे, बोलिए एवरीवन, माइनस ई इंटू वी बी और माइनस ई इंटू वी ए। के ए इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ई वी ए। इलेक्ट्रॉन के लिए मैं इलेक्ट्रॉन का विथ चार्ज माइनस ही लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन का विथ चार्ज माइनस ही लिखता हूँ। तो अगर इलेक्ट्रॉन के बदले ई लिख रहे हैं मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो गया, राइट। आपने समझा मैंने क्या बोल दिया। तो यहाँ से ए वैल्यू जो मिलेगा वी ए माइनस वी बी, यही है मेरा मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, समझ गए। और वो कितना रहेगा, के ए बाई ए, के ए बाई ए। और एक मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना, के बाई ए, किसके लिए, फॉर दिस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस प्लेट को जस्ट टच करने से पहले के लिए, राइट। इसका मतलब सर इसको यहाँ पे इसको टच करने से पहले स्टॉप करने के लिए, करेक्ट। तो ये तो समझ में आ गया ना। चलिए हो गया। मतलब ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा या कहीं पर रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप एक का इस एक्सप्रेशन को समझ पाएंगे ना कि मैंने क्या किया, क्योंकि इसी को आगे चलकर नाम देने वाला हूँ वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल, समझ गए। एक इसका क्वेश्चन है राजवीर, किसी भी चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी, राइट। ये टीचर पढ़ाए होंगे, फिजिक्स का टीचर। कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लिखिएगा, ई या माइनस ई, तो यू ए के लिए जब प्लेट ए पे था इलेक्ट्रॉन तो क्या लिखेंगे, माइनस ई इंटू वी ए, और जब प्लेट बी पे रहेगा तो क्या लिखेगा, माइनस ई इंटू वी बी, राइट।
डायग्राम बनाना है। हाँ थोड़ा अब यहाँ से हाँ सेम है, उसी का एक्सटेंशन यहाँ फिजिक्स में है, सेम ही है, बट थोड़ा एक मिलेगा घबराइए नहीं। वहाँ पे करंट और सैचुरेशन करंट इसम के बारे में कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ किया था, राइट? और चाहिए भी नहीं था, बट ये डायग्राम शायद ड्रॉ किया होगा। डायग्राम ड्रॉ किए थे क्या? हालांकि इतना भी केमिस्ट्री में नहीं करना चाहिए, नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो आता नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह। इमीटर, कलेक्टर, वहाँ तो बस एक ही फार्मूला से काम चल जाता है, Kmax इक्वल टू Hν-5, राइट? जहाँ तक स्कूल का एग्जाम का बात है। हाँ, जो कैटली से मिला था। अच्छा अच्छा, आएगा, मौका दिया जाएगा यहाँ पे। वो अभी भी है मेरे पास, वो अभी एक बार फिर से शेयर कर देंगे, उसमें भी 2-4 क्वेश्चन देख लीजिएगा। वो एक्चुअली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री का क्लास के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही सब कुछ था। देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक्चुअल में यही था ना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बोर मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा था, राइट? अब फिजिक्स में उसी को 4 चैप्टर बना गया तो अब इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाएगा थोड़ा, राइट? वहाँ पे मोमेंटम ऑफ फोटोन तो बिल्कुल बात नहीं किया होगा, यहाँ पे मोमेंटम ऑफ फोटोन भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेने वाला हूँ, और उसमें भयानक भयानक प्रॉब्लम भी रहेगा। एनीवे, यहाँ ये है इमीटर और ये है कलेक्टर। अब ये सोचिए कि यहाँ से फोटोन आया, लेकिन फोटोन से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होने के लिए कंडीशन नहीं होना चाहिए, जो भी लाइट रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर। ये दोबारा तो बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ से फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, राइट? ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ टच कर गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, इसको टच कर गया, वापस फिर इस वायर के थ्रू आते हुए फिर यहाँ आ गया, तो नहीं तो फिर एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इस फोटो इलेक्ट्रॉन के वजह से इसमें अगर करंट का, चार्ज का फ्लो हो रहा है, मतलब करंट का फ्लो हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इज इट राइट? लेकिन अभी जो सिचुएशन मैंने दिया है उसमें यहाँ इसको हायर पोटेंशियल बना दिया हूँ, राइट? और इसको लोअर पोटेंशियल बनाया है, करेक्ट ना? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा, अब समझ में, सेटअप समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से, बट यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इज इट कंपल्सरी ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विथ सेम स्पीड? different photo electrons eject with different kinetic energy, right? Because photo electron का kinetic energy 0 से kmax के बीच में वेरी करता है, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि सर डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंट स्पीड रहेगा, राइट? अब नेक्स्ट, अब आपको एक टारगेट दे दिया गया कि आपको इस सर्किट में करंट को जीरो कर देना है। कैसे जीरो कीजिएगा? आपको मैंने टास्क दिया कि सर्किट में करंट जीरो कर देना है, और साथ में एक और कंडीशन दिया कि उसके लिए इसके बीच में मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। मिनिमम या मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम व्हाटएवर जो भी रहेगा, मैक्सिमम या मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है।
तो सर एक काम करेंगे, हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन पे केयर नहीं करेंगे। अगर केमैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को जस्ट इस प्लेट को टच करने से पहले अगर रोक दिया जाए, और उसके लिए मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए, अब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कीजिएगा तो हो सकता है सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से बिल्कुल आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, राइट। मान लेते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा स्पीड से कोई ऊपर फेंक रहा है, लेकिन फोर्स इतना ना ज़्यादा अर्थ के डायरेक्शन में लगा दिया गया कि आप वहाँ से उसी स्पीड से उठ ही नहीं पा रहे हैं, करेक्ट। पहले ही पकड़ के बोल करके रखा हुआ है, करेक्ट ना। दिस इज द, क्या लगता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, जो वाटर मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं, तो उस वाटर मॉलिक्यूल्स में एक्चुअली मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिक्विड वाटर में मूव कर रहा है, अगर ध्यान से देखिएगा तो, राइट। बट वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए भी क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो पाता है, फ्लाई कर पाता है। सर कोई इसे पकड़ के रखा हुआ है, फोर्स लगा के रखा हुआ है, अब उस अट्रैक्शन को ब्रेक कर दिया जाए तो ऊपर जाएगा। इन सिमिलर फैशन तो मैंने आपको टास्क क्या दिया कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन को फ्रीज कर देना है, एक भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को, कलेक्टर को टच ना करे। और जब एक भी नॉट यहाँ से जितना भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसमें से नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इसको टच अगर नहीं करेगा तो क्या इसमें चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का, जब चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं तो करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा, जीरो। इज इट राइट। इसका मतलब है कि सर उसके लिए क्या मुझे सारे फोटो इलेक्ट्रॉन पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा या सिर्फ केमैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को। अगर केमैक्स वाला इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लोग यहाँ पे इस केमैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस प्लेट को टच करने से पहले अगर रोक देते हैं तो बाकी इलेक्ट्रॉन तो बीच रास्ते में ही रुक जाएगा, राइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड किसका था, केमैक्स का था, राइट। इस और उस केमैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे आकर रोकना है, यहाँ पे आकर टच करने से पहले रोकना है। क्यों सर, क्योंकि आपको मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहा हूँ, करेक्ट। इसका मतलब है कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस corresponding to Kmax electron so that Kmax electron just reaches the plate, collector plate, it is called a stopping potential। इसका मतलब stopping potential क्या है सर, stopping potential is the minimum potential difference between emitter and collector, करेक्ट। लेकिन वो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको लेकर, तो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल जब अप्लाई करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन इमीटर से इजेक्ट तो होगा बट कलेक्टर तक पहुंच नहीं पाएगा। आपको समझ में आ गया थीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन होने के लिए इमीटर मस्ट बी एट हायर पोटेंशियल एंड कलेक्टर मस्ट बी एट लोअर पोटेंशियल। क्या मैंने सही बोला? जरा उल्टा करके सोचिए तो, उल्टा कर देते हैं, इसको हायर और इसको लोअर। एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक पाएगा, जिसका स्पीड जीरो है वो भी चला जाएगा, राइट। क्योंकि सपोज कि जब मार्कर को मैं यहाँ से रिलीज करता हूँ तो क्या मार्कर यहाँ पे स्पीड जीरो, क्या रुक पाएगा? क्या ऊपर चला जाएगा खुद से, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे नीचे आएगा, राइट। वैसे ही ये इसको अगर लोअर पोटेंशियल इसको हायर पोटेंशियल कर देंगे तब तो सर यहाँ पे नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रुक पाएगा। इसका मतलब है जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट होगा सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कलेक्टर को टच करेगा और उस केस में सर मैक्सिमम करंट नजर आएगा सर्किट में, राइट। मैक्सिमम करंट का मतलब क्या कि जितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, राइट। सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको आगे टच कर रहा है, यहाँ से सर्किट में आकर फिर वापस आ रहा है, राइट। इसका मतलब है कि बिल्कुल मैक्सिमम करंट के लिए, इसको भी आगे पढ़ेंगे, इसमें डायग्राम यही रहेगा, इसको माइनस कर देंगे इसको प्लस कर देंगे, राइट। इसका मतलब मैक्सिमम करंट इन द सर्किट के लिए किसका वैल्यू क्या रहना चाहिए सर, तब कलेक्टर हायर पोटेंशियल पे और इमीटर लोअर पोटेंशियल पे। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर एक काम कीजिए, दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करेंगे तब भी करंट का फ्लो होगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जिसका स्पीड जीरो है वो नहीं जा पाएगा, राइट। और जिसका स्पीड जीरो नहीं है वो अपना कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, क्योंकि जब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दीजिएगा तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो दो प्लेट के बीच में तब होता है ना जब उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस जो जीरो कर दिया मतलब उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया आपने, जीरो कर दिया, राइट। तब फोर्स ही नहीं रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं रहेगा तो स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एनीवे एक लाइन लिखी तो
पहले लिखिए रिटार्डिंग पोटेंशियल। लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए ना, रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, फोटो इलेक्ट्रॉन का रिटार्डेशन। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का रिटार्डेशन कब होगा? जब इमीटर जहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहा है हायर पोटेंशियल और कलेक्टर, लिखिए नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड नेगेटिव, इसको इस तरीके से लिखना सही नहीं रहेगा, आप ऐसे लिखिए लोअर पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर, लोअर पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर with respect to emitter if lower potential of collector with respect to emitter, then potential difference between both plate, then potential difference between both plate are called retarding potential. अब लिखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs। स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं आज के बाद Vs से इंडिकेट करूंगा। देखिए इट इज मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। इस इमीटर को यहाँ पे मैं एनोड बोल रहा हूँ, समझ गए? ऑफ एनोड ब्रैकेट में लिखिएगा इमीटर, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड ब्रैकेट में लिखिए इमीटर विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड ब्रैकेट में लिखिए कलेक्टर, फॉर विच करंट इज जीरो, फॉर विच करंट इज जीरो is called a stopping potential, for which current is zero is called a stopping potential, comma this is also known as cutoff voltage, this is also known as cutoff voltage। एक और पॉइंट लिखिए Vs a stopping potential defined only when a stopping potential defined only when emitter at higher potential and collector at lower potential, a stopping potential defined only when emitter at higher potential and collector at lower potential। एक और पॉइंट बताइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हम लोग निकालने वाले हैं वो ऑल इलेक्ट्रॉन को देखकर करते हैं या स्टॉपिंग पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू केमैक्स इलेक्ट्रॉन? स्टॉपिंग पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू केमैक्स इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ही एक और चीज़ पता चल जाएगा। और इज इट केमैक्स डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट? केमैक्स के लिए तो हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन को देखते हैं ना, इसका मतलब स्टॉप, इज इट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया, इज इट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। वजह सर केमैक्स इक्वल टू होता है Hν-5 फॉर ए गिवन मेटल, इज इट राइट? तो भाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो केमैक्स ज़्यादा, और केमैक्स अगर कम, केमैक्स का वैल्यू अगर चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा, राइट?
लिखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नॉट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मुझे बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है, सिर्फ केमैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को देखना है। वो अगर रुक गया सारा ऑटोमेटिक रुक जाएगा, राइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नॉट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हो गया। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर ऑन केमैक्स इलेक्ट्रॉन। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर on Kmax electron, and condition is that Kmax electron just touches या just reaches, touches मत लिखिए, just reaches at collector। किस कंडीशन के साथ उस पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाना है कि Kmax इलेक्ट्रॉन जस्ट उस पर रीच कर पाए कलेक्टर पे। इसका मतलब यहां इसको टच करने से पहले कम्स इनटू व्हाट, रेस्ट, ठीक है ना। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इमीटर मस्ट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट कलेक्टर। और इस कंडीशन के लिए इलेक्ट्रॉन का यहां से, जब यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है केमैक्स वाला इलेक्ट्रॉन, तो उसका एक्सेलरेशन का कैसा है या रिटार्डेशन का। भाई वेलोसिटी इधर है, राइट, और फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर है। हाँ बोलिए तो कहाँ पे। ऑन केमैक्स इलेक्ट्रॉन एंड कंडीशन इज दैट केमैक्स इलेक्ट्रॉन जस्ट रीचेज एट कलेक्टर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का डायरेक्शन तो है कलेक्टर, इमीटर से कलेक्टर की तरफ, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, जस्ट उल्टा डायरेक्शन में, राइट। बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके बीच में इस डायरेक्शन में रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रहा होगा। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लगता है, राइट। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहा होगा। तो दिस इज केस ऑफ ऑब्वियसली रिटार्डेशन। रिटार्डेशन नहीं रहता तो रुकता क्या। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट इमीटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इमीटर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट, लिखते जाना है, कलेक्टर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट कलेक्टर। और जिस कंडीशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उसमें मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, अब यहाँ से आप चाहेंगे कि सर इनइक्वलिटी भी डेवलप करना चाहते हैं, तो इनइक्वलिटी डेवलप करने के लिए यहाँ देखिएगा, इनइक्वलिटी डेवलप करने के लिए क्या होना चाहिए। इनइक्वलिटी डेवलप करने के लिए आप यही लिखते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो वहाँ से भी आपको इनइक्वलिटी मिल जाएगा, बट वहाँ से भी आपको मिनिमम ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस वैल्यू को जीरो कर देंगे, और यहाँ पे कितना रहेगा, ये जो वैल्यू है यही तो मेरा केमैक्स है। क्या है, केमैक्स। लेकिन वो मैक्सिमम काइनेटिक कहाँ का, जस्ट जब इमीटर पे इजेक्ट हुआ था, राइट, इस प्लेट का है ना ये, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू कलेक्टर अब माइनस यू इमीटर, केमैक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए यू कलेक्टर के लिए कितना लिखे, माइनस ई इंटू वी कलेक्टर, राइट। माइनस इंटू वी कलेक्टर माइनस इंटू वी मीटर। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सर केमैक्स इक्वल टू हो गया, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ई को कॉमन ले लीजिए तो वी ई माइनस वी सी, राइट। इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, वी एस, ठीक है, यस।
तो वी एस किसी एक प्लेट का पोटेंशियल है या इट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर? वी एस पे थोड़ा रोशनी डालिए। वी एस क्या है सर? इट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट? इमीटर एंड कलेक्टर। किसके लिए? केएमएक्स इलेक्ट्रॉन के लिए। कहाँ तक उसको पहुँचने के लिए? जस्ट इसको टच करने से पहले, राइट सर? जस्ट बीच रास्ते में रोक देते तो कंडीशन था मिनिमम अप्लाई करना था। अब इतना बड़ा पोटेंशियल 50,000 किलो वोल्ट का कर देते तो यहाँ से तो केएमएक्स वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से नहीं जा पाता, राइट? इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना था, मैक्सिमम रिटार्डेशन करना था, या इट इज मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जस्ट इसको रोक देना था, राइट? ओके। तो इससे अब इसका एडवांटेज यहाँ देखना है। वी एस दिया रहेगा, केएमएक्स निकल जाएगा। वी एस दिया रहेगा तो केएमएक्स निकल जाएगा। अब बोलते ही नहीं है केएमएक्स। तो वी एस अगर 10 वोल्ट दिया रहेगा तो केएमएक्स कितना? बोलिए भाई, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आसान है, राइट? वी एस 10 वोल्ट तो केएमएक्स पूछ रहे हैं। बच्चे इतने इनोसेंट है। यहाँ देखिए बेचारे, आज का टर्म एग्जाम का सिलेबस देख के उनको एकदम बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गए। नहीं, कुछ नहीं है, बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। 10 को आगे कर देंगे, ई भी को आगे कर ले आएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? ऐसा नहीं कि उसको जूल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो सर केएमएक्स दिया रहेगा तो वहाँ से वी एस निकाल लीजिएगा। कैसे? केएमएक्स बाई ई। तो सर, और केएमएक्स अगर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये तो बढ़िया है ना। केएमएक्स में से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर इसका वैल्यू लेट अस सपोज इसका अगर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट केएमएक्स है तो वी एस कितना? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई ई, आपस में कैंसिल, बचेगा कितना? वी हो जाएगा ना। इसके बाद यहाँ से वी एस निकालने के लिए केएमएक्स का यूनिट अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आपके तो सोने पे सुहागा हो गया। लाभ ही लाभ है ना, ई को तो उड़ाना है। अगर केएमएक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ई को छोड़कर जो बचेगा वही उसका वी एस है, राइट? तो वी एस इक्वल टू केएमएक्स बाई। तो सर जूल में रहेगा तो क्या करेंगे? तो जूल में रहेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लीजिएगा और इसको हटा दीजिएगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए, केएमएक्स वर्सेस वी एस का क्या ग्राफ रहेगा? स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे थोड़ा डॉटेड छोड़ रहे हैं, केएमएक्स रहेगा ही नहीं तो वी एस का कोई मतलब नहीं है, राइट? और जिसका स्लोप कितना रहेगा? वी एस जीरो नहीं होगा। वी एस जीरो इसलिए नहीं होगा, अब उसको मैं इनका क्वेश्चन का मैं काउंटर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुनिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए नीलांजन क्या बोला गया था? सर्किट में करंट शुड भी जीरो, राइट? और अगर दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो कर दिए तो नहीं था कुछ इलेक्ट्रॉन डैम्स और उस प्लेट पे कलेक्टर पे पहुंच जाएगा विथ कांस्टेंट स्पीड। इसलिए वी एस को डिफाइन होने के लिए डैम्स योर इमीटर को हायर पोटेंशियल पे थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होना ही पड़ेगा, राइट? तो tan थीटा इक्वल टू एम इक्वल टू ई। केएमएक्स के लिए हम लोग का फॉर्मूला था एच न्यू माइनस 5, इज इट राइट? फॉर ए गिवन मेटल। क्या केएमएक्स के बदले ई वी एस लिख सकते हैं? अब यहाँ तो फार्मूला है आपके हाथ में, एच न्यू माइनस 5, तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच बाई ई 5 बाई ई, राइट?
यहाँ से भी नहीं पता चल गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे वेरिएबल फॉर ए गिवन मेटल, वेरिएबल के नाम पे कौन कौन, फॉर ए गिवन मेटल वेरिएबल के नाम पे फ्रीक्वेंसी और वी एस, राइट। बाकी सब तो कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब यहाँ से भी क्लियरली पता चल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, राइट। क्योंकि दिस इक्वेशन रिटन फॉर बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन या फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। कैसा इक्वेशन रहे, कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। मुझे लगता है ऐसा ग्राफ होना चाहिए। देखो तो सही है। उसमें अभी रिजेक्ट करेंगे किसी पार्ट को, बट यहाँ पे Vs0, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट Vs0, तो फ्रीक्वेंसी कितना निकालिए तो यहाँ से Vs0, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ पे जो मिलेगा वो म्यू नॉट से मैच कर जाएगा, राइट। इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही डालते हैं प्लेट पे, तो क्या उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस, रिटार्डिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है या खुद से रुका रहेगा। दूसरी बात, ये सेक्शन आपके काम का है, क्यों नहीं आपका काम का है, दो बातों से काम का नहीं है। पहले बात तो Vs का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। Vs का स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते ही इमीटर का हायर पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इमीटर और कलेक्टर का, उसमें इमीटर हायर पोटेंशियल पे और कलेक्टर लोअर पोटेंशियल पे, राइट। इसका मतलब Vs निगेटिव नहीं लेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल निगेटिव नहीं होता। दूसरी बात सर, इसके नीचे अगर ग्राफ आता है तो इस एस जोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट का जोन है ही नहीं, यहाँ पे तो फोटो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट ही नहीं होगा, राइट। चलिए, तो आपका रियल में ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, समझ गए। थोड़ा सा हम लोग को पहले से टर्म एग्जाम का सिलेबस नहीं पता था, थोड़ा सा उल्टा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। नहीं, पढ़ना तो सब कुछ था, अब इसमें घबराने की बात नहीं है। आज न कल तो ऐसे भी जो आपका टर्म एग्जाम है तब तक फिजिकल केमिस्ट्री का सारा टॉपिक 12th का ऐसे भी कवर मैं कर देता हूँ, नवंबर लास्ट होते होते ईच एंड एवरी चैप्टर। पढ़ना तो ऐसे भी था, ऐसे थोड़े कि टर्म एग्जाम का नवंबर में फर्स्ट टर्म है तब तक मैं उसी को बस सारा सिलेबस पढ़ाऊँगा, वो कवर हो गया तो आगे तो बढ़ेंगे, क्योंकि सेकेंड टर्म के लिए टाइम थोड़े मिलेगा। चलिए, हाँ, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। स्पीड इलेक्ट्रॉन किसी को आप रोकना चाह रहे हैं, काइनेटिक तो काइनेटिक और उस किसी कोई भी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक स्पीड के साथ इजेक्ट होगा तब तो उसको हम लोग रोकने का बात करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी में हम लोग एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात कर रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट कि सर्किट में करंट जीरो हो, करेक्ट। उसके लिए हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ स्पेशल केस ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है कि सर्किट में करंट का फ्लो ना हो, उसके लिए हम लोग को जो हायर इमीटर को हायर पोटेंशियल पे और कलेक्टर को लोअर पोटेंशियल पे रखना होता है। लेकिन इमीटर और कलेक्टर, करेक्ट, ए है। अगर इमीटर और कलेक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो भी कर देते हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुआ उसके पास स्पीड ही नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जा पाएगा? तो ऑटोमेटिक ऐसे भी रुका हुआ था, राइट। थोड़ा स्पीड, अगर इसके पास थोड़ा स्पीड है तब इसको थोड़ा पोटेंशियल हायर, इसका लोअर कर देंगे, और लास्टली ग्राफ से ऐसा ही दिख रहा है, करेक्ट।
इसका मतलब ये मेरा ग्राफ है, यहाँ पे म्यू नॉट है। और इसका स्लोप का वैल्यू कितना, h/a। हो गया ना? यहाँ तक समझ में किसी को प्रॉब्लम? चलिए इसको हटाएं। देखिए ये चार अलग अलग डिफरेंट मेटल के लिए केमैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। केमैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ये है मेटल M1, M2, M3, M4। आपको बताना है इन चारों मेटल का वर्क फंक्शन का ऑर्डर। अच्छा, इन सारे ऑल मेटल का केमैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ रहेगा वो पैरेलल रहेगा या नहीं रहेगा? लाइन पैरेलल रहेगा क्योंकि सबका स्लोप सेम है, राइट? दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम तो लाइन पैरेलल। तो सर इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट 1 रहेगा, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट 2 रहेगा, राइट? इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट 3 रहेगा, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट 4 रहेगा। इज इट राइट? तो सर म्यू नॉट 4 ग्रेटर देन म्यू नॉट 3 ग्रेटर देन म्यू नॉट 2 ग्रेटर देन म्यू नॉट 1। इज इट राइट? और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता क्या है, 5/h ना? इसका तो सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन इसका रहेगा। इज इट राइट? ये शायद आप लोग को क्लास 11th में भी करवा दिया होगा, करेक्ट ना? और ये भी बोला होगा कि देखिए KVPI में आया हुआ है, एक्चुअल में KVPI में आया हुआ है। और उसमें ऐसे दिया हुआ था कि अगर 4 मेटल है, उन चारों मेटल में अगर ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो उसमें से लिथियम कौन है और सोडियम कौन है, पोटेशियम कौन है, रुबिडियम कौन है? ये 4 मेटल क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। तो भाई जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम रहेगा वो रुबिडियम रहेगा, राइट? तो अगर ये चारों मेटल अगर ऐसे रहा होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम तो मुझे लगता है M1 को होना चाहिए रुबिडियम, करेक्ट ना? M2 को होना चाहिए पोटेशियम, M3 को होना चाहिए सोडियम और इसको होना चाहिए लिथियम। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? चलिए तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास बढ़ाते हैं। तो शायद नेक्स्ट इसी वीक में मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्स्ट्रा क्लास दोपहर में लगाऊंगा। सबका समर वैकेशन चल रहा है अभी, राइट? मोटा मोटी सबका समर वैकेशन चल रहा है ना? जिनका नहीं चल रहा अभी बोल दीजिए, ऐसा नहीं कि बीच में व्हाट्सअप करते रहे सर मेरा तो KV का नहीं चल रहा है। ओके कोई बात नहीं है, तो हम लोग थोड़ा छुट्टी ले लेंगे। 12 बजे के बाद तो हो सकता है ना पॉसिबल?